राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर हैं। उन्होंने आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और पलक्कड़ के अनुसंधानकर्ताओं ने एक मरीन रोबोट विकसित किया है, जो पानी के अंदर चलाए जाने वाले अभियान के लिए रखरखाव लागत और मृत्यु की आशंका को घटा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुलजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उच्च न्यायालय में अपनी उन 2 उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का सोमवार को अनुरोध किया, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के न्यायालय के 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर संविदा व्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोलेगा। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ई बस चलाने की योजना बना रहा है और गौतम बुद्ध नगर में 10 बसों के लिए मार्ग तैयार किए गए हैं तथा शासन से इन बसों को चलाने की अनुमति मांगी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखा है, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता को सोमवार को 8वीं बार तलब किया था और कहा था कि वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री को लगभग 1 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर बालिग महिला को हर महीने 1,000 रुपए देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं, पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ है। पीएम ने कहा कि 56,000 करोड़ से भी ज्यादा के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य है और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी
तेलंगाना में 800 मेगावाट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इससे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए नेशनल हाईवेज का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। इसी तरह जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो राज्यों को भी इसका लाभ मिलता है, राज्यों में भी निवेश बढ़ता है। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम मिलकर के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए, इस संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग संभाग के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन के आर्यभट्ट भवन सहित करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विकास कार्यों के लोकार्पण से विश्वविद्यालय सहित पूरे संभाग को इसका लाभ मिलेगा। सीएम साय ने इन विकास कार्यों के लिए सभी छात्रों को बधाई दी। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के इस परिसर में यूनिवर्सिटी और पूरे संभाग के करीब 250 करोड़ के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर और संभाग से आए सभी सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज यूनिवर्सिटी को और दुर्ग संभाग के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज एक साथ 250 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से इससे इस यूनिवर्सिटी को भी लाभ होगा और पूरे संभाग को भी इसका लाभ होगा। और बड़ा अच्छा नाम रखे हैं जो भवन का लोकार्पण किए हैं, एक का नाम आर्यभट्ट और दूसरे का नाम चरक। इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी का जो 2 भवन बना है उस नाम से है जिसका आज लोकार्पण किए हैं।
निश्चित रूप से हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको लाभ होगा, उनको बधाई देते हैं। और काफी काम 4 करोड़ से जो ऊपर के काम हैं संभाग के, उनका भी लोकार्पण किए हैं, तो इसका लाभ भी हमारे पूरे दुर्ग संभाग को मिलेगा, तो उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत सारे काम क्षेत्र में लोकार्पण के लिए हैं और भूमि पूजन के लिए हैं, जिनका लोकार्पण या भूमि पूजन हमारे सम्मान्य विधायकगण करेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि इस भवन में एक अमेरिका की कंपनी है न्यूक्लियस टेक, जिसके ओनर हमारे छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन विदेश में बस गए हैं और उनकी कंपनी है और यहाँ पर उनकी कंपनी कार्यरत है आईटी के सेक्टर में। अभी डायरेक्टर जी यहाँ बता रहे थे कि हर साल यहाँ पर आईटी के सेक्टर में हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करके करीब 100 लोगों को विदेश में भेज के उनको रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे छत्तीसगढ़ के कर्णधारों के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए। और मैं आप लोगों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी को, विशेषकर कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो ऊर्जावान तो हैं लेकिन वो आईटी के भी स्टूडेंट रहे हैं और हम लोग इसको आईटी के सेक्टर में डेवलप करना चाहते हैं इस क्षेत्र को। तो इससे बड़ा लाभ होगा प्रभारी मंत्री के आईटी के स्टूडेंट रहने के कारण, उनको इस सेक्टर में काफी अनुभव है। और आप लोगों ने सरकार बनाई है, 2.5 महीना इस सरकार के हुए हैं, तो काफी कुछ हम लोग मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2.5 महीने में ही हम लोग काफी काम पूरा किए हैं और आने वाले 5 वर्षों में जो भी मोदी की गारंटी में वादा हमारी पार्टी का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से है, चाहे वो गैस सिलेंडर देने का काम हो या तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 करने का हो या भूमिहीन लोगों को 10,000 रुपया साल का सहयोग के रूप में देने का हो, ये सब काम करने वाले हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसलिए और ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं एक बार फिर से आज 250 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी को और पूरे संभाग के लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इस दिशा में दिल्ली सरकार अगले साल से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। सीएम ने इस योजना के लिए सभी महिलाओं को बधाई दी। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफी पैसे का खर्च आएगा,
लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ है, जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी, पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया, भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। आप बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन देके आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। पिछले 75 साल में हमने देखा जितनी भी पार्टियों की सरकार आई उनकी एक ही थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। उससे देश की तरक्की कभी नहीं होती, दुनिया भर में नहीं हुई। ये जो बॉटम्स अप थ्योरी है, जिसके जरिए आप जनता में, गरीब आदमी के हाथ में जितना पैसा आएगा उतनी तरक्की होगी इकोनॉमी की। गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो मार्केट में जाता है, वो कपड़ा खरीदता है, वो साबुन खरीदता है, वो कंजम्पशन की चीजें खरीदता है। तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो नई नई फैक्ट्री लगती हैं, नई नई दुकानें लगती हैं। तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूं वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीजें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी। दूसरा, आज का जो बजट था वो राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित था। हम अच्छे अस्पताल दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली के गांव में जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी अनदेखी रह गई थी। इस बार उसके लिए हमने अलग से बजट का प्रावधान किया है और दिल्ली के गांव देहात की सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। वहां की सड़कों के निर्माण को जोर शोर से कराया जाएगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी तथा राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना का उद्घाटन, मुंगेर वानिकी महाविद्यालय का बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान के रूप में उन्नयन एवं नामकरण एवं 108 करोड़ 33 लाख की लागत से पार्क, इको टूरिज्म, भूजल संरक्षण एवं आधारभूत संरचना विकास की 26 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार में जलवायु परिवर्तन के संकट से बचने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। वहीं पर्यटन मंत्री ने बताया कि यह सम्मेलन नवीन जलवायु वित्त तंत्र बनाने, ऊर्जा परिवर्तन को प्रेरित करने और मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी और बहुधारक जुड़ाव के माध्यम से न्यून कार्बन मांगों को संधारित करने के सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। यह जो बिहार की धरती पर आज हम सब बिहार जलवायु सम्मेलन के माध्यम से आगे का एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं, उस पर आप विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आने वाले समय में अपने बिहार राज्य को कैसे, जिस तरह पूरी दुनिया में आज जो संकट आया है जलवायु परिवर्तन का, उससे बिहार में छूता नहीं जा करके
और मुझे खुशी से बात की है जाकर कि आप सब चलकर यहाँ पर आए हैं और बिहार जलवायु सम्मेलन प्रदर्शनी में आप सबों का स्वागत है। यह एक अग्रणी सभा जहाँ हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच बिहार के लिए एक अनुकूल समृद्ध भविष्य तैयार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह सम्मेलन नवीन जलवायु वित्त तंत्र बनाने, हमारे ऊर्जा परिवर्तन को उत्प्रेरित करने और मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी और बहुधारक जुड़ाव के माध्यम से न्यून कार्बन मांगों को संधारित करने के हमारे सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। आज जब हम एकत्र यहाँ हुए हैं तो आइए हम सब मिलकर बिहार को जलवायु के अनुकूल और न्यून कार्बन विकास के प्रतीक में बदलने, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने और हर बिहारवासी की भलाई को बढ़ाने की दिशा में एक रास्ता बनाने का संकल्प लेना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे गर्व है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस लड़ाई को लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। UNFCCC के तहत पेरिस समझौते का पालन करते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा पंचामृत के तहत 5 महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं ली गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। COP26 में भी उन्होंने नेतृत्व प्रदर्शित किया है। यह प्रयास दर्शाते हैं कि भारत जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्ध है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए पंचामृत यानी 5 महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता ली है। आइए हम इन पर एक नजर डालें। 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना, 2030 तक 50% की हरित ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना, सतत रूप से विकास के लिए हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना। ये जो पंचामृत की चर्चा हम कर रहे थे, ये पंचामृत प्रतिबद्धताएं भारत के लिए एक हरित और सतत विकास की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देना है और हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। जब इस जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसका उल्लेख करना आवश्यक जाकर के। श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार सरकार ने राज्य में जलवायु परिवर्तन अनुकूल को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, वन और जैव विविधता संरक्षण शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई हेतु बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रभावी नेतृत्व की चर्चा करते हुए मैं बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन योजना का जिक्र छोड़ नहीं सकते। इस योजना के तहत पेयजल, स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2022 तक सभी परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और हरित आवश्यक बढ़ाने में मदद करेगी। बिहार के पास सतत विकास और जलवायु अनुकूलन को साथ साथ चलने की दुनिया को एक उदाहरण दिखाने का एक अनूठा अवसर हमारे लिए। आइए हम सभी मिलकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित अधिक समृद्ध बिहार बनाने के लिए शक्ति संग्रह करने। बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बीनागंज मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हम हजारों लोगों से मिले। इस यात्रा का लक्ष्य था देश में मोहब्बत फैलाना। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद
भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है। सबसे पहले इस स्वागत के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 4000 किलोमीटर चले और लाखों लोगों के साथ हम यात्रा में चले। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना, क्योंकि ये नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है, इज्जत का देश है। पिछली यात्रा पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात का क्या होगा, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं। हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा कि जो नफरत फैलाई जा रही है, इसका कारण अन्याय है। किसके साथ अन्याय? किसके साथ? कौन सी जनता के साथ? पिछड़े वर्ग के कितने लोग? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8। माइनॉरिटी कितने? सब मिला के 15। गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने? कितने? सब मिलाकर 90% से ज्यादा बनती है। यह है भारत माता का 90%। सही? हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से। जीएसटी कौन देता है? 90%। 90% गरीब लोग, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, ये लोग देते हैं। आपका पैसा है और जाता कहां है? वही 20, 30, 35 लोगों के जेब में। यहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट किसने डाला? ये कांग्रेस पार्टी लाई। इससे कितने लोगों को रोजगार मिला? 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिला। तो दूसरा रास्ता कैसे बंद करने हैं? जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बीएसएनएल, वीएसएनएल, बीएचईएल, एचएएल, हिंदुस्तान पेपर, एक के बाद एक के बाद ये बंद कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो यही कारण है न्याय शब्द जोड़ने का। हम चाहते हैं कि 90% हिंदुस्तान को न्याय मिले। और क्रांतिकारी कदम सुन लो। न्याय के लिए सबसे पहला कदम जाति जनगणना। इससे सबको पता लग जाएगा किसकी आबादी कितनी है। जाति जनगणना देश का एक्सरे है। हम चाहते हैं कि 90% को फायदा हो। आपके जेब में भी थोड़ा पैसा आए, बैंक के दरवाजे आपके लिए भी खुले, कर्जा माफ आपका भी हो, रोजगार आपको भी मिले और महंगाई थोड़ी कम हो। यही हम चाहते हैं। इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आपने इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी, आप हमारे साथ आके खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम